हेलो माय यंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुरेश सर एक बार फिर आपके सामने। हमने आपसे वादा किया था कि दूसरे वीडियो के साथ आएंगे, थोड़ा लेट लतीफ़ भी सही। दोस्तों याद रखिए, स्वामी विवेकानंद का कहना है, अपने आप को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए उठो, जागो और आगे बढ़ो। तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं आपके साथ आपसे जो वादा किया था इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बारे में, उस पर हम आए हैं। और आज का जो टॉपिक्स है वो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। किसी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसका इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। आप जानते हैं कि जो भी बॉडी हमारे पास है, जिस बॉडी का है, हर बॉडी का निर्माण 3 बेसिक पार्टिकल से होता है। और वो तीनों पार्टिकल्स का आप नाम जानते हैं। एक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था और न्यूटन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। हमने यहाँ पे आपको तीनों का रेस्ट मास के बारे में भी मेंशन किया है। इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास होता है वो है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। प्रोटॉन का मास है 1.672 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास 1.675 इंटू 10⁻27 kg। आप याद रखेंगे, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग दोनों बराबर है। निरपेक्ष आवेश जो होता है एब्सोल्यूट चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन का होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसको हम लोग रिलेटिव चार्ज के रूप में हम लोग यहाँ पर उसको -1 के द्वारा दर्शाते हैं। प्रोटॉन का जो चार्ज है, एब्सोल्यूट चार्ज है, वो +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और इसको हम लोग रिलेटिव चार्ज के रूप में +1 दिखाते हैं, +1 के रूप में मेंशन करते हैं। न्यूटन पर आप कोई जानते हैं कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूटन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो दुनिया के हर पार्टिकल के निर्माण में ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपना भागीदारी निभाता है। और इस इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, इस बेसिक पार्टिकल का खोज किसने किया था, उसका रेस्ट मास कितना है, एब्सोल्यूट चार्ज कितना है, रिलेटिव चार्ज कितना है, ये आप यहाँ से देख रहे हैं। अब देखिए, हर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पोजीशन कहाँ रहता है, आप ये भी जानते हैं। आप जानते हैं कि हर बॉडी के निर्माण में एक न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस एक एटम के अंदर रहता है, परमाणु के अंदर रहता है। आप इसको देख सकते हैं, परमाणु के कण के रूप में हम लोग व्यवहार करते हैं। एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आता है, विच वन इज नॉट एटॉमिक पार्टिकल्स, इसमें से कौन परमाणु के कण नहीं है। आप क्वेश्चन में देखेंगे, उसमें लिखा रहेगा ए में इलेक्ट्रॉन, बी में प्रोटॉन, सी में न्यूट्रॉन और डी में मेंशन कर देगा आपको अल्फा पार्टिकल। तो आपको चूज करना है कि अल्फा पार्टिकल जो है वो बेसिक पार्टिकल्स नहीं है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियस में जो रहता है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक के जो कण है वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब ये 3 पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। एटम का जो रेडियस है वो इस ऑर्डर का होता है। परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। और ये न्यूक्लियस का जो रेडियस है, ये नाभिक जिसको आप कह रहे हैं, न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो होता है फर्मी के ऑर्डर में 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। तो आप इस फिगर को देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन ही कहीं इधर से उधर जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन ही कहीं इधर से उधर जा सकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहीं नहीं जाएगा, ये न्यूक्लियस के अंदर है। अगर किसी बॉडी में
इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तभी उस पर चार्ज प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। इसलिए एक एमसीक्यू क्वेश्चन ये भी आता है कि किस बेसिक पार्टिकल के ट्रांसफर होने से चार्ज प्रोड्यूस होता है या आवेश उत्पन्न होता है। वहां दिया रहेगा आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण दिया रहेगा आपको। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से ही किसी बॉडी पर चार्ज उत्पन्न होता है। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो उस बॉडी को हम लोग न्यूट्रल बॉडी कहेंगे, उस बॉडी को हम लोग न्यूट्रल बॉडी कहेंगे। अब ये बातें क्या हो सकती है, देखिए यहां से ध्यान से देखिए इसको, कि अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है किसी बॉडी से, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर किसी बॉडी से हो रहा है तो किस रूप में होगा, कैसे चार्ज प्रोड्यूस करेगा। यहां से देखिए इसको, अब हमारे पास ये यहां पर है, इसके पास है 6 प्रोटॉन, यहां पर है 6 प्रोटॉन और इसके चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 2 इसमें है और 4 इसमें है, 1 2 3 4, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे है। तो टोटल चार्ज जो इस पर होगा ये 6 प्रोटॉन का हो गया प्लस 6 ई इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पर भी चार्ज है, इसलिए इसको हम प्लस के रूप में लिखेंगे। और इसको जोड़ दीजिए यहां से आप, प्लस माइनस 6 ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0। अब यहां से कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो गया, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो आपका चार्ज जो हो जाएगा वो प्रोटॉन तो आपको बताया न्यूक्लियस में है, कहीं नहीं जाएगा, वहीं पर रहेगा। तो ये हो गया प्लस 6 ई और इलेक्ट्रॉन 5 हो गया आपके पास, माइनस 5 ई, तो टोटल हो गया यहां से प्लस 1 ई, मतलब उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। इसलिए आप याद रखेंगे कि किसी बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तब उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब आप मान लीजिए इस तरह से कि एक हमारे पास सिल्क का क्लॉथ है, ये सिल्क का क्लॉथ है और इस पर हम ग्लास रॉड रगड़ रहे हैं, इस तरह से ये ग्लास रॉड हम यहां से रगड़ रहे हैं। तो अगर ये ग्लास रॉड का कंडीशन है, हम लोग मान लेते हैं कि ग्लास रॉड में 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो जब इसको रगड़े हम लोग तो क्या होगा कि ग्लास रॉड से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके चला गया सिल्क में चला गया, तो ग्लास रॉड पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क पर आ गया नेगेटिव चार्ज। क्योंकि उसमें सिल्क में अगर पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन है, सपोज दैट कि सिल्क में 7 प्रोटॉन था और 7 इलेक्ट्रॉन इसके साथ घूम रहा था, तो इसका जो चार्ज होगा, पहले रगड़ने के पहले की बात करते हैं हम लोग, जब घर्षण नहीं किए थे, तो ये था 7p और माइनस 7e, तो दैट इज 0, ये था घर्षण करने के पहले। लेकिन जब आप इसको घर्षण करेंगे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां से फिर निकल के चला, इसमें आ गया, सिल्क के क्लॉथ में एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, देखिए सिल्क में एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, तो पहले से तो 7 प्रोटॉन था, अब आ गया यहां से माइनस 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया माइनस ई हो गया। इसका मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया सिल्क पर। इसलिए जब दो बॉडी को आपस में हम लोग घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं, तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और दूसरा बॉडी उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इसका मतलब है हमारे पास 3 तरह का बॉडी आ गया। एक आ गया न्यूट्रल बॉडी, एक आ गया आपका न्यूट्रल बॉडी। मान लीजिए सपोज दैट कि ये न्यूट्रल बॉडी का मास है m, ये हो गया आपका उदासीन वस्तु, उदासीन वस्तु हो गया ये, इसका मास हम लोग मान लेते हैं m। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, उसका मास हम लोग मान लेते हैं m प्लस, तो ये हो गया आपका धन आवेशित वस्तु का द्रव्यमान, ये धन आवेशित वस्तु का द्रव्यमान हो गया, मास हो गया। और दूसरा हो गया कि जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया, उसका मास हम लोग मान लेते हैं m माइनस मान लेते हैं, ये हो गया आपको ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान हो गया। अब आप देखिए यहां से क्या होगा, सो मतलब बॉडी हमारे पास एक है न्यूट्रल बॉडी, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और दूसरा हो गया नेगेटिवली चार्ज बॉडी। जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी पर हम उसको रब करते हैं, रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, तो कौन सा बॉडी इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा, कौन सा वस्तु है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, तो कहता है
जिसका बाइंडिंग एनर्जी, मतलब यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच एक एनर्जी है जो उसको बाउंड किया हुआ है। तो जिसका दो वस्तु को अगर आप एक दूसरे पर रगड़ रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं, तो जिसका बाइंडिंग एनर्जी कम होगा, घर्षण करने से क्या होगा, घर्षण करने से हीट उत्पन्न होगा और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा, ये बाइंडिंग एनर्जी घटना शुरू करेगा। तो जिसका बाइंडिंग एनर्जी पहले घट जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी मतलब ये कमजोर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल जाएगा और वो बॉडी हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और वो इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में चला जाएगा जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। इसलिए आप याद रखेंगे दोस्तों कि जब दो वस्तु को एक साथ घर्षण किया जाता है तो जिस वस्तु की बंधन ऊर्जा ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करती है, जिसकी बंधन ऊर्जा कम होती है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। तो त्याग करने से जो वस्तु होता है वो धन आवेशित हो जाता है। तो अब धन आवेशित वस्तु का जो मास है, यहां पर देख रहे हैं आप M+, और ये न्यूट्रल बॉडी था, तो इसका मास जो होगा M+ जो मास है वो M+ मास जो होगा वो कम होगा, किससे, M से। न्यूट्रल बॉडी का जो मास है उससे इसका मास कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया है। तो जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसका द्रव्यमान उतना घट जाएगा, उसका द्रव्यमान उतना घट जाएगा। इसलिए धन आवेशित पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास न्यूट्रल बॉडी के मास से कम होता है। कितना कम होगा, जितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है उसके मास के बराबर उसके मास में कमी आ जाएगी। ऋण आवेशित नेगेटिवली चार्ज जो बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज जो बॉडी है उसके मास को यहां पर हमने दिखाया है M-। तो M- यहां आप दिखाए हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मास है M- जो मास है ये ज्यादा होगा, किससे, M से। न्यूट्रल बॉडी के मास से इसका मास ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन इन किया है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है, और जितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है उतना इलेक्ट्रॉन का मास इसके साथ ऐड हो जाएगा। इसलिए ऋण आवेशित नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास न्यूट्रल बॉडी के मास से अधिक होता है, न्यूट्रल बॉडी के मास से अधिक होता है, न्यूट्रल बॉडी के मास से अधिक होता है। तो उदासीन वस्तु, धन आवेशित वस्तु और ऋण आवेशित वस्तु, कंक्लूजन करेंगे आप कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो जिस वस्तु की बंधन ऊर्जा कम होती है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है। धन आवेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु के द्रव्यमान से कम होता है। कितना कम होगा, जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगी, त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर उसमें कमी होती है। ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा। कितना अधिक होगा, जितना इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करेगा उतना उसके द्रव्यमान के बराबर उसमें वृद्धि होगी, उतना उसके द्रव्यमान के बराबर वृद्धि होगी। तो ये था हम लोग का आज का ये कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज, किसी वस्तु पर जो चार्ज डेवलप करता है वो किस प्रकार डेवलप करता है। तो बेसिक चीज आपको समझने में आना चाहिए कि किसी बॉडी पर चार्ज जो डेवलप करेगा वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से उत्पन्न होता है। ठीक है, थैंक यू, हैप्पी।